हर बच्चा चेक करे, आवाज आ रही पहले? चेक करो बेटा, आवाज आ रही है? सही बच्चे चेक करें, आवाज आ रही है? चलो एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, आवाज नहीं आ रही थी, फिर से देख लो। कह रहा है ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बोला जा रहा है बेटा ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक, ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए एक सममित आव्यूह भी है तथा विषम सममित आव्यूह भी, ठीक है बेटा। तो देखो एक सममित आव्यूह है तथा विषम सममित आव्यूह है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बराबर ए ट्रांसपोज और ए बराबर माइनस ए ट्रांसपोज, ये दोनों किस में आ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स में ऐसा संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में विकर्ण पे अवयव होते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कि ए बराबर ए ट्रांसपोज और ए बराबर माइनस ए ट्रांसपोज एक ही मैट्रिक्स में हो जाए, नहीं, ये नहीं हो सकता। नल मैट्रिक्स देखो क्या होगी, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स का मतलब होता है ए बराबर जैसे लिख दिया 0 0 0 0, करेक्ट। अब ए का ट्रांसपोज हमने ले लिया, तो जब ए का ट्रांसपोज लेंगे तो 0 0 0 0 यही तो आएगा जब रो को कॉलम से चेंज करेंगे। तो बेटा ए बराबर ए ट्रांसपोज आ गया। अब इस बार अगर हम माइनस का गुणा कर दे दोनों साइड, तो 0 में गुणा करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो ए बराबर माइनस ए ट्रांसपोज भी संभव है। तो हम ये बोलेंगे नल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें ए बराबर ए ट्रांसपोज और ए बराबर माइनस ए ट्रांसपोज दोनों आता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल में लिखा हुआ है यदि ए बराबर 1 2 3 देन द रिलेशन ये क्या होगा। बेटा देखो इंग्लिश हिंदी दोनों में समझिएगा, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है बेटा, स्वतुल्य, ठीक है ना। रिफ्लेक्सिव का मतलब होगा स्वतुल्य, ठीक, और ट्रांजिटिव का मतलब होगा संक्रामक और सिमेट्रिक का मतलब होता है सममित। तो ये स्वतुल्य होता है, क्या होता है बेटा, स्वतुल्य, ठीक है ना, स्वतुल्य। ये होता है संक्रामक, संक्रामक, ठीक है ना, और ये होता है सममित, ये क्या होता है, सममित, ठीक है ना, ये सममित होता है। अब ये नाम हमने लिख दिए बेटा। रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब a बराबर जो 1 2 3 दिया हो तो उसी का 1 1 2 2 3 3 लिखा है कि नहीं लिखा है। तो अगर 1 का 1 1 2 का 2 2 3 का 3 3 लिखा है तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो होगा, दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना। अब बात आती है सममित की। सममित का मतलब ये होता है कि अगर a कामा b लिखा है तो फिर b कामा a का होना जरूरी है, ठीक है ना। तो देखो 1 कामा 2 अगर है तो फिर 2 कामा 1 होना चाहिए, बिल्कुल सही। अगर 2 कामा 3 है तो फिर 3 कामा 2 होना चाहिए, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो 1 कामा 2 है अगर, तो फिर 2 कामा 3 का होना जरूरी है, ठीक है ना। इसका मतलब है 1 कामा 2 है तो 2 कामा 1 होगा और 2 कामा 3 है तो 3 कामा 2 होगा, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सवाल है वो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का मतलब ये होता है कि a कामा b दिया होगा तो फिर b कामा c होगा 2 कामा 3 एंड देन a कामा c होगा, मतलब 1 कामा 3, 3 कामा 1 नहीं, 1 कामा 3 ये होना चाहिए। तो 1 कामा 2 है, 1 कामा 2 है, 2 कामा 3 है, 2 कामा 3 है, फिर देखो 1 कामा 3 है, 1 कामा 3 कहीं नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, तो बोलेंगे रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, दैट मीन ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ये रिलेशन फंक्शन में हम आपको पढ़ाएंगे चैप्टर, ठीक है। दैट मीन आंसर क्या सही होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, करेक्ट। फटाफट नोट करो बेटा। बेटा अभी क्वालिटी वाला ऑप्शन भी ऐप में बहुत जल्दी आ जाएगा। आज चैट वाला ऑप्शन आ गया। चैट वाला ऑप्शन अगर कोई दिक्कत करे तो हम एक नंबर देंगे बेटा आपको, ठीक है। उस पर फोन करके आप लोग अपनी परेशानी बता दीजिएगा अगर चैट करने में कोई समस्या है। एक नंबर हम आपको देंगे बेटा। आपको अगर एक बार आप 100 बार फोन करिए, क्योंकि आपने देखिए बेटा फीस दी है, ठीक है ना। आप उस नंबर पर 100 बार फोन करिए, इंजीनियर का नंबर मैं आपको दूंगा, ठीक है ना। आप 100 बार फोन करिए दिन में 100 बार, ठीक है ना।
और अगर कोई भी समस्या ऐप में क्वालिटी बढ़ाने में या चैट करने में, आप दिन भर फोन करिए जब तक सही ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि बेटा आप फीस दे के पढ़ रहे हो, आप फ्री में नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। इसलिए बेटा आप उस नंबर पर 100 बार फोन करिएगा, ठीक। ये बेटा नंबर लिख लीजिएगा, ये ऐप का नंबर है, लिख लीजिएगा। अगर आपको चैटिंग करने में कोई भी समस्या है, ठीक है ना, कोई भी समस्या है तो आप इस नंबर पर फोन करिएगा। अभिषेक सर नाम है, ठीक है। ये है ऐप डेवलपर हमारे, ठीक है ना, अभिषेक सर। तो इनसे आप फोन करिएगा 705445 4050, ठीक है ना। इस पर आप दिन में 10 बार फोन करिए अगर आपको कोई भी ऐप में समस्या है, ठीक बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये नोट हो गया होगा मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है ये वाला, जरा समझना ध्यान से, ठीक है ना। देखो कह रहा था कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बेटा संडे की क्लास आप पढ़ना, मैंने यूट्यूब पे डाल रखी इनइक्वालिटी क्लास, उसका टॉपिक है संडे की महामैराथन क्लास। तो महामैराथन क्लास में हमने ये वाला पूरा टॉपिक कवर कराया है। अगर आप एक बार पढ़ लोगे ना बेटा तो आपको इनइक्वालिटी में कभी भी कोई समस्या आने वाली नहीं है। देखो बेटा मॉड x मॉड y इस तरीके का है, ठीक है ना। तो बेटा इस चीज को समझना जो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। मॉड x प्लस मॉड y बराबर, अगर मॉड x प्लस y हो तो हम लोगों को सोल्यूशन होता है एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर मॉड x प्लस मॉड y अगर बराबर आ जाए मॉड x माइनस y तो हमारा सोल्यूशन होता है एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 0। इससे सोल्यूशन होता है, करेक्ट। अब जरा समझिएगा चीजें, देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा। अब बेटा ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है, अगर इन दोनों को हम जोड़ें तो जोड़ने पर ये हिस्सा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर 2x² हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस का 12x प्लस 27 से अगर हम घटा दें किसको, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 6, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर घटा 12 5 17x, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा 12 5 17x, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 27 है, ये 27 है, ठीक है ना। तो 17x आ जाएगा और 27 में से अगर हम लोग 6 घटाएंगे तो 21 आ जाएगा। क्या ये हिस्सा इसको मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब मॉड x प्लस मॉड y बराबर मॉड x माइनस y, या x डिफरेंस y है, तो हमारा आंसर होगा एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 0। तो ये x है और ये y है, तो अपना आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का 12x प्लस 27, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। अब जरा समझिएगा चीजें, अब जरा चीजें समझिएगा ध्यान से, ठीक है। देखो बेटा ध्यान देना, लेस देन इक्वल टू 0 ये आएगा। सबसे पहले इसका फैक्टर कर लो, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये 9 त्रिक 27, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 3x एंड देन प्लस 27 लेस देन इक्वल टू 0, ये होगा बेटा। इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो x माइनस 2 और x माइनस 3 बनेगा, ठीक है। इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो x प्लस 9 और x प्लस 3 बनेगा, ठीक, लेस देन इक्वल टू 0, ये आएगा। अब बेटा इसको नंबर लाइन पे शो कर लीजिए, तो नंबर लाइन पे शो करेंगे तो ये एक तो 2 आएगा, एक 3 आएगा, एक आएगा माइनस का 3 और एक आएगा माइनस का 9, करेक्ट है ना। तो बेटा ये आ जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मैंने सिखाया था ये बात कि इधर से राइट साइड से प्लस माइनस करते हैं। फिर बेटा देखो लेस देन इक्वल टू 0 बोलना है, तो लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब है केवल निगेटिव इंटरवल लेना है। तो -9 से -3 आंसर बनेगा -9 से -3 क्लोज ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि इक्वल का साइन लगा है। फिर यूनियन फिर 2 से 3, तो यूनियन 2 से 3, दैट मीन अपना आंसर आएगा -9 से -3 यूनियन 2 से 3, ऑप्शन नंबर 3। एक बार फिर से देख लो, ये वाली क्लास अगर आप देखनी तो आप YouTube पे महामैराथन क्लास मैंने पढ़ाई थी संडे के दिन, ठीक है, रक्षाबंधन से एक दिन पहले मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना। तो उसमें मैंने ये पूरे कॉन्सेप्ट सिखाए थे। आप महामैराथन क्लास YouTube पे देखिए, फ्री क्लास पढ़ी हुई है, 2 घंटे क्लास है, 2-2.5 घंटे की है, तो उसमें हमने ये सारे सोल्यूशन पढ़ाए हैं, ठीक है। तो देखो बेटा इसमें क्या है, मॉड x प्लस मॉड y बराबर मॉड x माइनस y से आ रहा है, तो आंसर सॉल्व होगा एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 0। ये x कहलाएगा, ये y कहलाएगा।
तो एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 0, इसका फैक्टर करा, इसका फैक्टर करा, बस ये बनाया। यहां से 0 के बराबर करके मान निकाल के वो हमने नंबर लाइन पे लिख लिए, फिर राइट मोस्ट साइड से प्लस माइनस करते हुए आगे बढ़ेंगे और देन आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, फटाफट नोट कर लो बेटा, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करिएगा बेटा। ठीक है, चलो नोट हो गया होगा। ठीक है ना बेटा, अगला आंसर, अगला क्वेश्चन देखो क्या है आपके सामने, द लोकस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, द लोकस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब जरा समझना बेटा, लोकस का मतलब होता है बिंदु पद, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का बिंदु पद क्या है? तो बेटा देखो, अगर आपको सॉल्व करना है तो z बराबर एक्स प्लस आई वाई रख के सॉल्व करना पड़ेगा, z बराबर एक्स प्लस आई वाई। तो यहां पर क्या रखो, पहले समझ लो, फिर हम ट्रिक से भी बताएंगे। -2 अपॉन एक्स प्लस वाई और प्लस 2, ठीक है ना, एंड इक्वल टू 2। अब बेटा इसको अगर एक साथ करेंगे तो यह आ जाएगा x - 2 प्लस आई वाई, ठीक है ना, और अपॉन में आ जाएगा x प्लस 2 और प्लस आई वाई, ये आ जाएगा। ठीक है ना, एंड इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। बेटा इसका मॉड ले लो, तो जब मॉड लेंगे तो ये आएगा अंडर रूट के अंदर x - 2 एंड प्लस वाई इसका स्क्वायर, और अपॉन नीचे वाले जब मॉड लेंगे तो रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करेक्ट है ना, और इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 2। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा अपने पास x - 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर और x प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर वाई स्क्वायर, यह आ जाएगा। अब देखो बच्चों, इसको जब खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस तरीके का मिलेगा, दैट मीन सर्कल होगा। क्या होगा? सर्कल। थोड़ा सा करके हम लोग समझ जाते हैं, तो दैट मीन्स क्या होगा? सर्कल। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4x प्लस वाई स्क्वायर, इस प्रकार से 2 का स्क्वायर 4। तो बेटा वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जब एक साइड लेकर आओगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो नंबर हैं तो वो इस तरीके से आएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और इस तरीके से आगे बढ़ेगा। हल करना तो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हुआ नंबर, वाई स्क्वायर के साथ लिखा हुआ नंबर अगर सेम होता है तो बेटा वो सर्कल होता है। क्या होता है बेटा? सर्कल होता है। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? सर्कल। अब देखो ट्रिक हम बताते हैं, ट्रिक क्या होगी इसकी। ट्रिक ये होती है कि अगर कभी भी z माइनस ए बटे z प्लस ए अगर ये लिखा है, ठीक है ना, और इक्वल टू कोई भी नंबर लिखा, सिर्फ 1 ना लिखा हो, 1 के अलावा कोई भी नंबर लिखा हो और इन दोनों को जोड़ने पर 0 हो जाए, इन दोनों को जोड़ने पर 0, जैसे माइनस ए प्लस ए 0 हो जाएगा, जैसे ये -2 प्लस 2 जोड़ने पे 0 हो रहा है, तो बेटा परमानेंट आंसर क्या होता है? सर्कल ही होता है। समझ में आई बात? क्या नहीं आई? फिर अगर कभी भी लिखा हो z प्लस 2i अपॉन z माइनस 2i, ये लिखा है, ठीक है, और इक्वल टू जैसे 5 लिखा है, तो इनको जोड़ने पर 0 हो जाएगा, दैट मीन आंसर सर्कल ही होगा। क्या होगा? सर्कल। ठीक। लेकिन अगर z प्लस 2i अपॉन z माइनस 2i इक्वल टू अगर 1 लिखा है, 1, तो बेटा देखो अगर i को जोड़ेंगे तो i जोड़ने पे 0 हो जाएगा ना, तो कौन सा 0 हो रहा है? i वाला। तो i हमेशा हम y को मानते हैं। किसको मानते हैं? y को। ट्रिक है, तो अगर i 0 हो रहा है दैट मीन y 0 हो रहा है, तो y बराबर 0 हो रहा है। ठीक है ना, अगर यहाँ 1 लिखा तो आंसर होगा y बराबर 0, y बराबर 0 मतलब x अक्ष। और अगर यही चीज लिखी हो z प्लस 2 अपॉन z माइनस 2 इक्वल टू 1, तो ये i नहीं है, तो i नहीं तो रियल मान के चलते हैं, तो i नहीं है तो 2 जोड़ने पे 0 हो रहा है, मतलब x मतलब रियल हिस्सा 0 हो रहा है। तो अगर रियल हिस्सा 0 हो रहा है दैट मीन्स आंसर होगा x बराबर 0 या y अक्ष। समझ में आएगा? नहीं आएगी? हमने सब समझा दिया है। तो बेटा एक चीज समझना कि अगर कभी भी 1 की जगह कुछ भी लिखा हो, इनको जोड़ने पे 0 बन रहा है, तो आपका आंसर सर्कल होगा परमानेंट। ठीक है ना, फटाफट नोट कर लो, फटाफट सभी बच्चे जल्दी जल्दी नोट करते जाएं, फटाफट नोट कर लो जल्दी जल्दी। हेलो, आवाज आ रही है सभी को? सभी को आवाज आ रही है? ठीक है, चलो आवाज की कोई समस्या हो तुरंत बताइएगा। आज पहला दिन है, इस वजह से कोई भी समस्या हो तुरंत बताइएगा, हम खुद ही आराम आराम से करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट देखिए, सवाल है x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर ये लिखा हुआ है, तो बताओ एफ एक्स क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये लिखोगे x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। तो बेटा इस चीज को ऐसे में लिखो, तो अगर हम इस चीज को ये लिख रहे हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2x इंटू 1 अपॉन एक्स। देखो कैसे, जब इसको खोलोगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
प्लस का 2ab ये आएगा, और माइनस का 2x कट जाएगा 2, ये कैंसिल, तो दो कटा, यही बचा, ये बचा कि नहीं बचा। तो हमने इसी चीज को ऐसे लिख दिया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। अब देखो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस का 2, ये आया f ऑफ x प्लस 1/x के बराबर, ठीक है। अब अगर हम इस चीज को x प्लस 1/x को अगर हम x से रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा f ऑफ x बराबर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2, दैट मीन्स आंसर होगा f ऑफ x। तो x प्लस 1/x की जगह क्या आ जाएगा x, तो x स्क्वायर माइनस 2, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, करेक्ट बेटा। समझ में आ रही बात, क्या नहीं आ रही है? सभी लोगों को ऐप में दिख रहा होगा सही से। आज पहला दिन है इसलिए हम थोड़ी सी जानकारी बार बार करते रह रहे हैं। आवाज आ रही है, अब कमेंट का सेक्शन भी आ चुका है, बहुत जल्द क्वालिटी का सेक्शन भी आने वाला है, ठीक है ना। फटाफट नोट करते चलो, फटाफट करते चलो बेटा, ठीक, जल्दी लिखो यार, समय हो रहा है, बहुत धीमे चल रहे हैं हम लोग, ठीक। अगला क्वेश्चन है ये वाला, ए और बी कह रहे द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, तो ऑन किसके ऊपर है, बी के ऊपर। तो इनको देख के समझ में आ रहा है कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्शन, कंपोनेंट, ठीक है, कंपोनेंट। तो कंपोनेंट अगर निकालेंगे तो ए डॉट बी तो लेना ही लेना है, फिर हम कहेंगे ऑन किसके ऊपर है, बी के ऊपर। तो यहां वेक्टर बी आएगा और नीचे मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि नीचे मॉड ऑफ वो उसी के ऊपर आता है जिसके ऊपर ऑन लगा होता है। तो ए डॉट बी तो आने ही आना है। तो ए डॉट बी का मतलब है आई का आई में करोगे 2 का नम 2 हो जाएगा, ठीक। जे का जे में करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और के का के में करेंगे 3 का नम 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर बी के ऊपर ऑन है तो ये वेक्टर ऐसा ही लिख दो, तो आई माइनस 2j प्लस के, ठीक है ना, अपॉन अंडर रूट के अंदर आई वाले का स्क्वायर, जे वाले का स्क्वायर, के वाले का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। 3 2 5 5 माइनस 6 माइनस 1, और यह आ जाएगा आई माइनस 2j प्लस के, ठीक है, अपॉन 4 1 5 6 रूट 6 का स्क्वायर 6, ठीक है। तो आ जाएगा माइनस 1/6 आई माइनस 2j प्लस के, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 1/6 और ये सब। अब माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो 1/6 यही रहेगा, माइनस का आई माइनस माइनस प्लस 2j और माइनस का के, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। बेटा वही चीज है, आप माइनस का अंदर गुणा कर दो तो माइनस आई माइनस माइनस प्लस 2j और माइनस के, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। तो बेटा वेक्टर चैप्टर हमने आपको क्लास में पढ़ाया है, आप लोग उससे देख के पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। वेक्टर चैप्टर हमने आपको पढ़ाया है तो आप उससे पढ़ सकते हैं, ठीक। फटाफट नोट करते जाओ फटाफट। एसटी अब बेटा दिन भर सेव रहा करेगी, अब कोई भी एसटी ऐसा नहीं होगा कि आपको जरा सी भी समस्या हो कि सर हम देख नहीं पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अब दिन भर एसटी आप देख सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। बेटा जिन बच्चों की चैट नहीं हो रही है वह हमने एक नंबर दिया है, अभी हम एक नंबर और दे देंगे, उस पर आप दिन भर आप अपनी शिकायत बता सकते हैं, ठीक है। दिन भर फ्री नंबर है वो, आराम से आप बता सकते हैं। समझ में आ गई बात? आवाज ना आए तुरंत बताइए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट ये क्वेश्चन बेटा, अगला आपका सवाल। इस क्वेश्चन बोल रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल विद द वर्टेक्स 0,6 8,12 एंड 8,0। बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ क्या बोल रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर। तो सबसे पहले तो आप ट्रायंगल बनाओ और ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट को लिख लो, ठीक है। तो ट्रायंगल के जो कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट पहला क्या है 0,6, ठीक। दूसरा कोऑर्डिनेट है 8,12, ठीक है ना। फिर तीसरा कोऑर्डिनेट है 8,0, करेक्ट। अब इसके बाद बेटा देखो क्या करेंगे हम लोग, इनके बीच की दूरी निकालेंगे, क्योंकि इन सेंटर का अभी हम बताएंगे तरीका क्या होता है। इन सेंटर मान लो x, y है, इनके बीच की दूरी निकालो तो आ जाएगा अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64, 12 माइनस 6 का स्क्वायर 36, 64 36 100, 100 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 10, ठीक है। इनका निकालोगे तो ये आ जाएगा 12, ठीक है। इनका निकालोगे तो 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 6 का 36, ये आ जाएगा कितना 10, करेक्ट। ये आ जाएगा बेटा। अब बच्चों इन सेंटर निकालने के लिए जब x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, इन सेंटर का मतलब होता है अंतःकेंद्र। क्या मतलब होता है, अंतःकेंद्र।
तो सवाल में बोला त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या है जिसके निर्देशांक ये और ये है, ठीक है ना। तो त्रिभुज का अगर बेटा हम अंतः केंद्र निकालेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सबसे पहले जो भुजा है उसका गुणा एक्स निकालने के लिए एक्स से करेंगे, तो 12 का गुणा इस एक्स से करेंगे 0 प्लस 10 का गुणा इस एक्स से करेंगे 10 अट्ठे 80 प्लस इस 10 का गुणा इस एक्स से करेंगे 10 अट्ठे 80, ठीक है ना, अपॉन। अब बेटा फिर से सुनना, ax हम लोग हमेशा क्या करते हैं ax प्लस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ठीक है ना। तीनों भुजाओं को जोड़ के लिख दो, तो 10 प्लस 10 प्लस 12 तो ये आ जाएगा 160, ठीक है, अपॉन 10 10 20 20 30 32, ठीक है ना, 32 आ गया। 32 का भाग 160 में कितना आ जाएगा 5 बार, तो ये कितना आ जाएगा 5, करेक्ट है। तो ये 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10 5 15 और 1 16, 5 आ जाएगा। अब जब बेटा हम लोग y निकालेंगे तो y हम यहीं पर निकाले दे रहे हैं, समझने रहे ध्यान से सही बच्चे। y निकालेंगे तो देखो क्या होगा, अब 12 का गुणा y से होगा तो 12 गुणा y से, तो 12 छंग 72 सामने वाले से होता है, ठीक है ना, प्लस 10 का गुणा इस y से होगा तो 12 गुणा 10 120 आएगा, ठीक है, प्लस ये 10 का गुणा 0 करेंगे तो 0, ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 32, ठीक है। तो बेटा ये आएगा 12 7 19 तो आ जाएगा 192 बटे कितना आ जाएगा 32, 32 गुणे 32 का 92 192 में भाग करेंगे तो 6 बार जाएगा, तो हमारा इन सेंटर आएगा 5,6 एक्स y कितना आएगा 5,6, ये 6 आ रहा है, ठीक है ना। जब ये 6 आ रहा है तो इसका मतलब है 5,6। तो बेटा हमेशा याद रखो इन सेंटर निकालने के लिए साइड का मल्टीप्लाई सामने वाले एक्स से, साइड का मल्टीप्लाई सामने वाले एक्स से, इस साइड का मल्टीप्लाई सामने वाले एक्स से, एक्स आ गया। y निकालने के लिए साइड का मल्टीप्लाई सामने वाले y से, साइड का मल्टीप्लाई सामने वाले y से, साइड का मल्टीप्लाई सामने वाले y से, ये आ जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट नोट कर लो बच्चों, जल्दी 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 नोट कर लीजिए बेटा, फटाफट करते जाइए, जल्दी जल्दी करते जाइए बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा, सभी बच्चे समझिएगा। ये सवाल में बोला है सेक इनवर्स यही है, तो इसका मान क्या होगा, ठीक, इसको यहीं पर देख लीजिए, यहीं बता दे रहे हैं कि y बराबर सेक इनवर्स को लिख लो कॉस इनवर्स, ठीक है, तो ये पलट जाएगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स, ठीक है, x प्लस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ये आया। अब देखो साइन इनवर्स के अंदर वाला मान और कॉस इनवर्स के अंदर वाला मान सेम है, तो ये फार्मूला बन गया साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है। अब dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx किसी भी अचर नंबर का 0 कहलाता है, ठीक है, तो dy अपॉन dx ऑफ π/2 इज ऑलवेज 0, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा आपके सामने, ठीक है। इस सवाल में देखो क्या बोल रहा है, a क्यूब और ये, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। बच्चों एक चीज हमेशा याद रखो कि जब ऐसा सवाल कभी भी आए तो हमेशा याद रखा करो ऊपर किस नंबर का ओमेगा सबसे हायर पावर में, तो ओमेगा सबसे हायर पावर में c का है, तो c के साथ ओमेगा स्क्वायर लिखा तो फिर नीचे भी c के साथ ओमेगा स्क्वायर आना चाहिए, इसलिए ऊपर नीचे ओमेगा स्क्वायर का हम लोग क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक। अब ऊपर से मल्टीप्लाई ना करना, नीचे बनाना, क्योंकि ऊपर तो है ही सी स्क्वायर, तो नीचे सी स्क्वायर बनाना। अब वही बात यहां पर आती है, ठीक है, यहां पर ऊपर सी के साथ ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर सी के साथ है, सी को नहीं देखते हैं, ओमेगा का हायर पावर किसके साथ है, ओमेगा का हायर पावर सी के साथ है, तो नीचे सी के साथ केवल ओमेगा है, तो केवल ओमेगा को ऊपर नीचे गुणा करो ताकि ओमेगा स्क्वायर बन जाए, ठीक है ना। इतनी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बेटा देखो ऊपर मल्टीप्लाई ना करना, ऊपर सिर्फ आ जाएगा a प्लस बी ओमेगा प्लस का सी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, सी ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर ओमेगा स्क्वायर बाहर रखो, इधर गुणा कर दो तो आ जाएगा सी ओमेगा स्क्वायर प्लस का ए ओमेगा क्यूब प्लस का बी ओमेगा पावर में 4, करेक्ट है, प्लस ऊपर ओमेगा लिखो और यह आएगा ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर बटे में मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा बी ओमेगा प्लस का सी ओमेगा स्क्वायर प्लस का ए ओमेगा क्यूब, ठीक है ना, ए ओमेगा क्यूब, ठीक, तो ये आ जाएगा अपने पास। अब बेटा देखो जरा ध्यान से, ए ओमेगा क्यूब है ये, ठीक है, ए ओमेगा क्यूब, तो ए ओमेगा क्यूब। अब जरा समझो बेटा जो हम बताने जा रहे हैं, ओमेगा क्यूब तो 1 हो जाएगा, केवल ए बचेगा, तो केवल ए सेम है, सी ओमेगा स्क्वायर सेम है। बेटा ओमेगा की पावर कुछ भी होती है उसमें 3 का भाग करते हैं, जो शेष आता है वो लिखते हैं, तो 4 में 3 का भाग करेंगे, एक शेष आएगा तो क्या बचेगा बी ओमेगा, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा एक जैसा हो जाएगा, तो इससे हम इसको काट सकते हैं। इधर आ जाओ, ए ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, तो ए से ए सही है, बी ओमेगा सही, सी ओमेगा स्क्वायर सही, तो ये भी कट जाएगा, तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। सभी बच्चों को पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनल आंसर कितना आएगा भैया इसका -1, ठीक है ना। बच्चों इसको टिक कर लेना, इसका आंसर क्या होगा -1 होगा, ठीक।
फटाफट नोट कर लो बेटा, फटाफट फटाफट कर लो। इसका आंसर होगा -1, ठीक है, जल्दी जल्दी करते जाओ बच्चों, आंसर होगा -1, ठीक, फटाफट करिए बेटा, फाइनल आंसर विल बी -1, ठीक। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सवाल में बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड विल बी डायमंड, ओवर और किंग। तो कह रहे ये बताओ कि अगर कभी भी 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता अचानक से निकाला जाए तो इस बात की प्रैक्टिस क्या होगी कि वह पत्ता या तो डायमंड, डायमंड का मतलब होता है ईंट का हो, ठीक है ना, या तो ईंट का हो या राजा हो, या तो ईंट का हो या राजा हो, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे लिख लें कि अगर एक 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता अचानक निकाला जाता है तो इस बात की प्रैक्टिस बताएं कि वह पत्ता या तो ईंट का हो या राजा, ठीक है। देखो बेटा एक चीज समझो, 52 पत्तों की जो गड्डी होती है उसमें 26 पत्ते होते हैं, 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं, ठीक है ना। फिर इसमें 13 होते हैं डायमंड के, 13 होते हैं आपके, क्या हम साइन बना दे रहे हैं, 13 डायमंड के होते हैं, 13 पान के होते हैं, ठीक है, 13 चिड़ी होते हैं, ठीक, और 13 पत्ते काय के होते हैं, हुकुम के होते हैं। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? इस तरीके के पत्ते होते हैं 13-13। तो सवाल में साफ साफ बोल रहा, और सब समझो बेटा, सब में एक राजा होगा, इसमें भी एक राजा होगा, इसमें भी एक राजा होगा और इसमें भी एक राजा होगा, ठीक है। कह रहा है कि वह पत्ता या तो डायमंड का हो या राजा, तो डायमंड के टोटल पत्ते कितने हैं? 13। अब 13 के अंदर एक राजा छुपा हुआ है, अब इस राजा को दोबारा गिनने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे कितने राजा? 1 2 3, तो 3 राजा और, टोटल हो गया हमारे पास 16 पत्ते। अगर हम इन 16 पत्तों में से कोई भी एक पत्ता निकालेंगे तो या तो वो डायमंड का होगा, तो राजा निकलना होगा डायमंड वाला, तो उसी के अंदर से निकल आएगा, और या फिर राजा होगा, तो इनमें से कोई भी राजा हो सकता है, ठीक है। तो आंसर होगा 16C1 बटे टोटल पत्ते हैं 52C1, 16C1 का मतलब 16, 52C1 मतलब 52, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 13, आंसर आएगा 4/13, ठीक है। तो फाइनल आंसर होगा बेटा अपना 4/13, करेक्ट है। तो ये है, बाकी प्रायिकता हम पढ़ाएंगे तो अभी हम समझाएंगे इस चीज को, ठीक है ना बच्चों। जल्दी जल्दी नोट करते हो बेटा, फटाफट जल्दी नोट करते आइए, सभी बच्चे जल्दी नोट करते जाएं। चलो चीजें जल्दी जल्दी नोट करिए भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक। इस क्वेश्चन को तो सभी बच्चों ने कर लिया होगा, ठीक है ना। इस सवाल में क्या है, इंटीग्रल e के पावर -x को 1/x करके ऊपर भेज दो, तो e के पावर x अपॉन e के पावर x का स्क्वायर और +1, इतना तो हो जाएगा, सभी को पता है। 1/e के पावर x एलसीएम लोगे। अब e के पावर x को मान लो t, तो e के पावर x dx बराबर कितना आ जाएगा? dt, ठीक है। तो e के पावर x dx बराबर क्या आ जाएगा? dt, तो इंटीग्रल dt अपॉन 1+t², है ना, 1+t² हो जाएगा tan इनवर्स t। अरे यार बिल्कुल आसान सवाल है ये तो, ठीक है ना। tan इनवर्स t, और t बराबर क्या है? e के पावर x, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स e के पावर में x एंड देन प्लस c, ठीक है ना। tan इनवर्स e के पावर में x एंड देन प्लस c, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ठीक है। फटाफट कर लो बेटा, फटाफट कर लो, ठीक। ये क्वेश्चन तो आसान है, आप लोगों ने कर भी लिया होगा अपने मन से। लिमिट का सबसे खास क्वेश्चन है, मतलब कि लिमिट के अच्छे सवालों में इसकी गिनती होती है। अगर कभी भी बेटा ये सवाल आ जाए x + 5/x + 7 पावर कुछ भी आ जाए, तो आप आंसर डायरेक्ट लिखने का तरीका बना रहे हैं। आंसर होगा डायरेक्ट e के पावर में ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर घटाओ, तो 6 में से 1 घटाओगे 5, और इसमें गुणा कर दो जो भी x के साथ लिखा, तो x के साथ कुछ नहीं लिखा है तो 1 तो मान सकते हो ना, तो x के साथ 1 लिखा तो 1, तो आंसर होगा e के पावर में 5, दैट मीन फाइनल आंसर e के पावर में 5, ऑप्शन नंबर सी। ये ट्रिक होती है सॉल्व करने की, ठीक है ना। अगर कभी भी ये सवाल आ जाए लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट और x - 1 अपॉन x + 10 के होल पावर में 2x + 3, इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा e के पावर में ऊपर वाला नंबर माइनस नीचे वाला नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, x के साथ 2 लिखा है, तो e के पावर में 10 और 1 11, 11 दूनी 22, ठीक है, माइनस, तो फाइनल आंसर होगा e के पावर में -22, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई। अगला सवाल देखिए नेक्स्ट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, ये रहा, कह रहा है a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 3। बेटा कल ही बताया था, इसको लिखेंगे हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ के ए बराबर k की पावर में n डिटरमिनेंट ऑफ a, वही मॉड लगा दो या डिटरमिनेंट लगा दो, तो वही चीज है। इधर देखिएगा, तो इसको लिखेंगे -3 के पावर में n इंटू मॉड है, तो -3 के पावर में n कितने ऑर्डर किए? 3 ऑर्डर किए, 3 और मॉड है, 3 × 9 = 27 मॉड है, ठीक है, बाहर माइनस, ठीक है ना, तो -27 मॉड है, तो आंसर होगा -27 मॉड है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ठीक है ना बेटा। इस सवाल को देखो बेटा, क्या करेंगे,
आप सभी को पता है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 2x माइनस 1 को 0 बराबर करो, तो x बराबर क्या आएगा 1/2, ठीक है ना बेटा, x बराबर क्या आएगा 1/2। अब 1/2 पे आप, वैसे तो तरीका और भी होता है लेकिन हम ये वाला बता दे रहे हैं, 1/2 पे आप कोण बना लीजिए। कोण बनाने के बाद ये निगेटिव लाइन होती है और ये पॉजिटिव लाइन होती है। फिर लोअर लिमिट को अप्लाई करो तो ये होगी लोअर लिमिट, ठीक है, तो इसको बोलेंगे लोअर लिमिट। फिर अपर लिमिट 1, तो 1/2 के आगे 1 होगा, बड़ा है ना। फिर जब स्टार्ट करते हैं हम लोग इंटीग्रल, तो पहले लोअर से चलते हो कोण पे रुकते हैं, तो 0 से 1/2 पे रुकेंगे, फिर प्लस, फिर कोण से चलेंगे और सीधे अपर लिमिट पे रुकेंगे, तो 1/2 से 1 पे रुकेंगे। तो पहले लोअर लिमिट से चलेंगे कोण पे रुकेंगे और फिर कोण से चलेंगे अपर लिमिट पे रुकेंगे। तो जब हम लोग ऐसे बढ़ रहे हैं तो लाइन कौन सी, माइनस वाली, तो -2x माइनस 1 और dx ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर जब हम इधर से इधर की ओर बढ़ेंगे तो प्लस लाइन है, तो हम लोग बोलेंगे 2x माइनस 1, ठीक है ना। अब इसके बाद सभी बच्चे कर सकते हैं लेकिन हम तब भी हल करके बता दे रहे हैं। बेटा ये 2x माइनस 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहां तक नोट कर लो क्योंकि हमें कुछ मिटाना पड़ेगा, मिटा के तब हम बताएंगे। फटाफट कर लीजिए जल्दी से सभी बच्चे, यहां तक नोट करें फटाक से, ठीक है, फिर हम आगे बताते हैं। जल्दी जल्दी करो बेटा। फटाफट कर लो बच्चों। चलो कर लिया होगा, बस हम इतना फिगर मिटा रहे हैं, ठीक है ना। चलो देखो इसको जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 का हो जाएगा x और माइनस ये हो जाएगा 2x²/2, ठीक। लिमिट लगा दो 0 से 1/2, प्लस इधर करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 2x²/2 और -1 का कर दोगे x और लिमिट लगा दो 1/2 से 1, करेक्ट है ना। चलो 2 से 2 कट गया, अप्लाई करो 1/2 माइनस 1/4, 0 से तो सब 0 हो गया, प्लस 2 से 2 काट गो, अप्लाई करो अपर लिमिट 1 माइनस 1 मतलब 0 माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/2, ठीक है। तो बेटा ये आ जाएगा अपने पास एलसीएम में 4, 2 दूनी 4 माइनस 1 और ये आ जाएगा अपने पास -4, तो 1 माइनस 2 दूनी 4, तो बेटा ये आएगा 1/4 माइनस माइनस प्लस 1/4, तो 2/4, कुल मिला के 1/2 आंसर होगा। दैट मीन फाइनल आंसर विल बी बी, ठीक है ना। वैसे हमें यहाँ के बाद छोड़ देना चाहिए था कि आप लोग कर लोगे, जैसे हमको प्रैक्टिस करा रहे हैं तो बेटा हम कभी, अब जब आप तेज हो जाएंगे और ज्यादा तेज हो जाएंगे तो बेटा फिर हम इस तरीके के क्वेश्चन को बस इतना करा छोड़ देंगे, कहेंगे भैया कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। बट अभी क्या, अभी शुरू हुई है एसटी, इसलिए हम एक एक सवाल करा रहे हैं। अगला सवाल, ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 7 गुणा 21 का बाइंदी। वैसे तो ये बताने लायक सवाल नहीं है, आप कर सकते हो। 7 का गुणा 1 में करो, आएगा 7 का नाम 7, 7 दूनी 14, ठीक है, 147। अब जो ऑप्शन 147 बना दे, तो देखो ये तो बनाने से रहा, ठीक है, इसको देखो 1, फिर 1 का दुगना 2, फिर 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, ठीक है, 16 का दुगना 32, 32 दुगना 64, 64 दुगना 128, ठीक है ना। अब देखो बेटा 16 और 128 नहीं बनाएगा, ठीक है ना। इसको देखो ना, क्या है 1 और 1 का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16, 16 का दुगना 32, 64, 128, 128 हमें लाना कितना 147, ठीक है, आ सकता है 128 और जब जोड़ो 16 जो 18 और 1 19 है, 9 8 17, 2 1 3 4 1 147 आ रहा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व कर लिया करो, ज्यादा आसान रहते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने बेटा। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि ए और बी समांतर गुणोत्तर माध्य का अनुपात a अनुपात b है, तो इफ a एंड b के समांतर तथा गुणोत्तर माध्य का n गुना है, तो बेटा इसका फार्मूला होता है यदि a और b का समांतर माध्य m है और a और b का गुणोत्तर माध्य n है, तो a का डायरेक्ट a और b का अनुपात जो होता है वो होता है m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ठीक है, अपॉन m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है जब AP GP HP पढ़ाएंगे। अब कह रहा है a और b का समांतर माध्य, तो a और b का समांतर माध्य, ठीक है, a और b का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य का n गुना है, तो अगर गुणोत्तर माध्य को 1 मानेंगे तो 1 का n टाइम्स समांतर माध्य है, तो बेटा m का मान n है और n का मान 1 है, तो हम m की जगह क्या लिख देंगे n, और n का मान कितना है 1, तो यहां लिख देंगे 1, तो आ जाएगा n प्लस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n माइनस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1। दैट मीन्स फाइनल आंसर n प्लस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 n माइनस अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एग्जाम में एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे आता ही आता है कि एम और जीएम के बारे में रिलेशन दिया जाए तो इन नंबर्स को कैसे निकाला जाता है, ये ए और बी को कैसे निकाला जाता है, ठीक है। फटाफट नोट कर लो, बाकी कोर्स वाले में हम सब कुछ करा ही रहे हैं, ठीक है, फटाफट करिए फटाफट।
अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, ये रहा आपके सामने बेटा। इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में क्या है कि 1 प्लस ओमेगा है, तो 1 प्लस ओमेगा को हम लोग क्या लिख देंगे बेटा, 1 प्लस ओमेगा को लिख देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को लिख देंगे माइनस ओमेगा, ठीक है ना, माइनस ओमेगा। वही चीज आगे भी चलेगी, इसके बाद ओमेगा की पावर 6 होगा, तो इनका गुणा करेंगे तो ओमेगा क्यूब आ जाएगा बेटा। ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 हो जाएगा, तो जिस प्रकार से ये हिस्सा 1 हुआ है उसी प्रकार से इसके आगे वाला भी हिस्सा 1 हो जाएगा, मतलब 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, सारे पदों का जब गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। 1 प्लस ओमेगा है माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है माइनस ओमेगा, गुणा कराएंगे ओमेगा क्यूब, तो जब एक पेयर 1 है तो अगला पेयर भी 1 होगा, फिर 1 होगा, फिर 1 होगा। दैट मीन्स होल आंसर विल बी 1, ठीक है। चलो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है, ये वाला सवाल बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। इस सवाल बोला a प्लस 2b प्लस 3c बराबर 12, तो इसका महत्तम मान बताएं। तो a प्लस 2b प्लस 3c बराबर 12 है, तो बेटा देखो हमेशा याद रखो am जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू gm होता है, ठीक है ना। ये इनइक्वालिटी होती है, ये परमानेंट होती है, फिर ये ऐसे नहीं होता है। बट हमें इससे कोई मतलब नहीं है, अभी इससे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब इससे am। अब देखो बेटा हमको चाहिए a b स्क्वायर c क्यूब, तो b स्क्वायर है, मतलब b को 2 पार्ट में तोड़ेंगे और c को 3 पार्ट में तोड़ेंगे, तो a और b का 2 पार्ट तोड़ो तो b प्लस b लिख दो, c के 3 पार्ट तोड़ो तो c प्लस c लिख दो, करेक्ट। और अपॉन में 1 2 3 4 5 6, क्योंकि जितने पद होते हैं उतने नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। ग्रेटर देन इक्वल टू gm, gm का मतलब होता है सारे पदों का गुणा, तो गुणा कराएंगे तो a इनका गुणा, तो गुणा करने पर आएगा a b स्क्वायर c क्यूब, यही तो आएगा। पावर में 1 बाई एन, तो n कितना है 6, तो पावर में 1 बाई एन, n 6, क्योंकि 6 पद है ना। अब बेटा देखो इसका सबको जब जोड़ेंगे तो आएगा क्या, यही तो आएगा a प्लस 2b प्लस 3c, ये किसके बराबर है 12 के, तो 12 में 6 का भाग करेंगे, ये बराबर किसके 12 के, तो 6 दूनी 12, तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू a b स्क्वायर c क्यूब के होल पावर में 1/6। बेटा 1/6 पलट के आएगा तो क्या आएगा, 2 की पावर में 6 ग्रेटर देन इक्वल टू a b स्क्वायर c क्यूब, तो a b स्क्वायर c क्यूब लेस देन इक्वल टू 64। अब जरा इसको पढ़ो, a b स्क्वायर c क्यूब का मान या तो 64 के बराबर होगा या 64 से छोटा होगा, तो बेटा 64 के बराबर या 64 से छोटा, मतलब 64 से बड़ा नहीं हो सकता, दैट मीन्स ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो महत्तम मान कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी 64, करेक्ट बेटा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, 64, फाइनल आंसर विल बी 64, करेक्ट है ना। फटाफट नोट करो बेटा, फटाफट नोट करो। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा, ये भी बढ़िया सवाल है, जैसे सवाल को समझिएगा। इस सवाल बोला a और b का अनुपात क्या होगा यदि hm और gm का अनुपात 4:5 है, तो hm और gm, तो hm क्या होगा 2ab अपॉन a प्लस b ये होगा, और gm होगा कितना √ab, gm कितना होगा √ab। तो hm और gm का अनुपात कितना है 4:5, तो ये 4/5 होगा, लेकिन a और b क्या है, तो a और b ऐसा रखो कि हल करने पर ये 4/5 आ जाए। तो बेटा 1 और 2 को अगर हम लें तो 1 और 2 का गुणा कराएंगे तो रूट फंसा रहेगा, जबकि यहाँ रूट नहीं है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। बेटा ऐसा तो हम दिमाग लगा सकते हैं ना, बस ये फाइनल आंसर बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि 1 और 4 अगर हम a और b की जगह लें, क्योंकि देखो a और b hm और gm का अनुपात क्या है, तो a अनुपात b बोल रहा है ना, तो a और b तो यहाँ पर दिया होगा, तो 2 गुणे 1 गुणे 4, ठीक है, 2 गुणे 1 गुणे 4, 4 और 1 5 इंटू रूट 4 1 नम 4, तो यह आएगा 4 दूनी 8, कितना आएगा 8 और बटे 5 दूनी 10, तो 2 चौको 8 2 पंचे 10, आंसर आएगा 4/5, ठीक है। तो राइट बराबर लेफ्ट आ गया, बिल्कुल आ गया, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। और बेटा ये बिल्कुल चुटकियों वाला सवाल था, ये तो आप खुद कर सकते हो, हमने ए और बी ऑप्शन से लेके बस मैच कर लिया कि कौन सा कथन सही होगा, ठीक है ना। चलो फटाफट नोट कर लो बच्चों, फटाफट। अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा, ये बहुत बढ़िया सवाल है, ऐसा सवाल आपने आज तक कभी देखा नहीं होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट के पिताजी समझो इनको, ठीक है ना। अब बेटा देखो इंपॉर्टेंट के पिताजी हैं ये क्वेश्चन, जल्दी से नोट करो जरा सवाल बेटा। चलो बेटा ये क्वेश्चन देखो, आज एसटी में केवल 20 क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेटा अगर इस सवाल को देखोगे तो इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, x प्लस वाई अपॉन में x, फिर है y प्लस जेड अपॉन में y, फिर है z प्लस x अपॉन में
जेड, ठीक है ना। अब बेटा यहां से इसका मिनिमम मान बोल रहा है, तो एक चीज जरा सुनो पहले, एक थ्योरम होती है रूट एक्स अपॉन वाई और प्लस रूट वाई अपॉन एक्स, मतलब ये और इसका रेसिप्रोकल ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है, ठीक है। ये इनइक्वालिटी है, ये सारी इनइक्वालिटी एपी जीपी एचपी में पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। ये सब इनइक्वालिटी उसी में होती हैं। अब देखो हम एक काम कर रहे हैं, जुगाड़ लगा रहे हैं। अगर हम x प्लस वाई अपॉन रूट एक्स वाई लिख लें, y प्लस जेड अपॉन रूट वाई जेड, अभी देखना हम जुगाड़ कितना भयंकर फिट कर रहे हैं, z प्लस एक्स अपॉन रूट जेड एक्स लिख लें। बहुत भयंकर जुगाड़ फिट कर रहे हैं बेटा, बिल्कुल बवंडर है, समझो इसको। अब देखो अगर इनका 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 गुणा कराएं, ठीक है, गुणा कराएं तो रूट एक्स केवल x आएगा, रूट वाई केवल y आएगा, रूट जेड केवल z। मतलब अगर हम इनका गुणा कराएं तो रूट के अंदर बनेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर से एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो लिखा हुआ ये रूप बदल दिया। अब जरा हम इसको अलग अलग करते हैं, इतने हिस्से को। तो अगर अलग अलग करेंगे तो ध्यान देना बेटा जरा इस चीज को कि रूट एक्स अपॉन इसको अगर हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा ये। अगर हम इससे काट दें, अलग अलग करेंगे तो रूट एक्स अपॉन वाई आ जाएगा, प्लस वाई अपॉन रूट एक्स वाई, तो रूट वाई से रूट वाई काटेंगे तो आ जाएगा रूट वाई अपॉन एक्स। क्या ये इस चीज को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये जो मान होगा, ये मान ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सेम वही चीज यहां पर है, सेम वही चीज यहां पर है। जब इसको अलग अलग करोगे तो आएगा रूट वाई अपॉन जेड प्लस रूट जेड अपॉन वाई, रूट जेड अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन जेड, सेम वही चीज आएगा। तो बेटा ये जो मान है, ये जो पूरा मान है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रहेगा, ठीक है। तो ये सारा मान ग्रेटर देन इक्वल टू 2 2 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका 2 इसका 2 इसका 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। जरा समझना, ये जो मान है वो या तो 8 के बराबर होगा या 8 से बड़ा होगा। तो या तो 8 के बराबर होगा या 8 से बड़ा होगा, दैट मींस मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 8 से बड़ा पता नहीं कितना बड़ा, लेकिन 8 के बराबर होगा या 8 से बड़ा होगा, मतलब 8 से छोटा नहीं हो सकता। दैट मींस मिनिमम वैल्यू विल बी 8। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। बेटा बहुत अच्छे अच्छे सवालों का कलेक्शन है अपने पास, ठीक है ना। बस थोड़ा सा समय लगेगा आप लोगों को सिखाने में, बट आप बहुत बढ़िया सीख जाओगे। जो बच्चे सिलेबस बैच लेना चाहते हैं वो इसी ऐप पर सिलेबस बैच भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। 698 रुपए का सिलेबस बैच है बेटा, ठीक है। ये सिलेबस बैच आपको फुल मैथ का दिसंबर तक वैलिडिटी के साथ, फुल मैथ, ठीक है, फुल मैथ्स है, ठीक है ना। तो रिवीजन के लिए जो बच्चे पहले पढ़े हुए रिवीजन के लिए इसको परचेज कर सकते हैं, कोई बहुत महंगा नहीं है। इतना तो यार एक महीने की फीस भी इतनी नहीं थी यार हम लोग काकादेव में, ठीक है ना। एक महीने की फीस 800 थी काकादेव में, और कर रही में भी 500 रुपए थी, ठीक है ना, महीने की। आपको फुल मैथ का मिल रहा है, तो आप घर बैठे फुल मैथ्स का दिसंबर तक का कोर्स ले सकते हैं बेटा अपने ऐप पे। 698 का है और बहुत अच्छे अच्छे इसमें आपको चैप्टर अभी कराए जाएंगे पहले, और फिर छोटे चैप्टर बाद में कराए जाएंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों को अगर सिलेबस बैच लेना है तो वो 698 रुपए का बैच ले सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा कल मिलेंगे एक नई एसटी के साथ, जब तक जय हिंद।